हम लोग शुरू करते हैं जहां से कल हम लोगों ने छोड़ा था। हमने आपको एक चार्ट दिया है कि कितने लेक्चर्स में और कितने तरीके से हम लोग मॉडर्न इंडिया करेंगे। 32-33 लेक्चर का उसमें स्कोप आ रहा है। कुछ लेक्चर एक दिन में 2 बार शायद करने पड़ जाए आपके कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह से सवालों को अगर हम इसी तरह से लेक्चर करेंगे तभी शायद हमारा सिलेबस होगा, नहीं तो सिलेबस नहीं होगा। सिलेबस करने का मतलब ये नहीं है कि हमने जो कुछ पार्ट पोर्शन है टच कर लिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। वी नीड टू हैव टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ द होल टॉपिक। अगर हमने डिटेल्स नहीं समझे तो शायद कोई फायदा इस एग्जाम में नहीं होगा। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के समय, जो उस समय 3 फोर्सेस काम कर रही थी। मुगल एम्पायर था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और इंडिपेंडेंट स्टेट हो रहे थे। क्योंकि आप सेमी इंडिपेंडेंट कहिए तो ज्यादा अच्छा है, सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स। यह 3 तरह के लोग जो 18वीं शताब्दी थी, 18th सेंचुरी के भारत में जो एक महान मुगल साम्राज्य था, वो महान मुगल साम्राज्य भारत का महान मुगल साम्राज्य था, उसकी जगह पर 3 शक्तियां काम करने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रभुत्व बढ़ा रही थी, मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा, और अब जो मुगल शासक थे वो नाम मात्र के बादशाह थे। दे आर ओनली फॉर नेम से, एक्चुअल जो सत्ता थी नोबल्स के हाथ में थी। जो एक पहले प्रवृत्ति थी कि मुगल साम्राज्य में मुगल शासक सर्वे सर्वा हुआ करता था, उसकी जगह वो पपेट होने लग गया। पहले जो शुरू का दौर था अकबर से औरंगजेब तक, 1556 से 1707 तक, जब 4 लोगों ने शासन किया, उसमें सत्ता के संघर्ष में एक्सेप्ट युवराज नोबडी वाज इंटरफेयरिंग। But after 1707 to 1857, 11 मुगल शासकों ने शासन किया, और सैयद बंधुओं ने अपने समय में 4 शासकों को, 4 रूलर्स को बनाया और बिगाड़ा। इस परिस्थिति में जो सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वह विकसित हो रहे थे। निजाम, हैदराबाद, अवध, कर्नाटक, इसके साथ साथ पंजाब में सिख और वेस्ट इंडिया में मराठी, ये लोग पूरी की पूरी संरचना को प्रभावित कर रहे थे। इन परिस्थितियों में जो बंगाल था, सो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट देखने आता है। जो मुर्शीद कुली खान उसके सक्सेसर थे, नवाब थे, उन्होंने जो बंगाल था क्या, अगर मुगल साम्राज्य को देखें तो मुगल साम्राज्य में जो एक बंगाल सूबा था, उस बंगाल सूबे में क्या था, बंगाल जिसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल है, बिहार एंड उड़ीसा। ये सवाल ही प्रीलिम्स का हो गया। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसमें वह बंगाल सूबा थे, बंगाल सूबा। इसमें जो मुर्शीद कुली खान उसके सक्सेसर थे, उन लोगों ने इसको एडमिनिस्टर किया कैसे, एज एन इंडिपेंडेंट रूलर। दे एडमिनिस्टर्ड एज एन इंडिपेंडेंट रूलर, लेकिन वह मुगल साम्राज्य को रेगुलर ट्रिब्यूट भेजते थे, वो रेगुलर ट्रिब्यूट भेजते थे। तो एक सवाल यहीं से बन गया कि यह इंडिपेंडेंट रूलर किस तरह से थे। यह इंडिपेंडेंट रूलर इस तरह से थे कि यह लोग अपना सारा काम खुद करते थे। There was no interference in the work of these rulers, but they used to send the tribute to the Mughal Empire.
तो इन अर्थों में यह लोग एक सेमी इंडिपेंडेंट लोग थे। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए ट्रेड और इंडस्ट्री को इंकरेज किया। अब ट्रेड और इंडस्ट्री के इंकरेज होने से क्या हुआ, यहां पर संपन्नता आई और अंग्रेजों की निगाह यहां के लिए थी, जो कि यह एक ऐसा इलाका था जहां से मुद्रा प्राप्त की जा सकती थी। अब इन्होंने जो अपना एग्रीकल्चर बढ़ाने की कोशिश की, इन्होंने क्या किया, लोन दिया फार्मर्स को, लेकिन उसके साथ नुकसान क्या किया, लोन दिया फार्मर्स को लेकिन रेवेन्यू डिमांड को डिक्रीज नहीं किया। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? Who has the problem with the voice? उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए लोन दिया लेकिन रेवेन्यू डिमांड को डिक्रीज नहीं किया। इससे नुकसान क्या हुआ कि जो रेवेन्यू रिसोर्सेस थे उस समय के, उस प्रोविंस के, वह इंक्रीज हुए लेकिन पीजेंट्स बेनिफिट नहीं हुए। You just try to analyze this line to frame a question of the politics. You try to understand how the questions are being framed. Questions are being framed on this premise. First, they have been almost separated from the Mughal Empire. They were the semi-independent states, but they used to send regular tribute to the Mughal Empire. Second, they had tried to increase the revenue of the state via way of trade and industry. तो उन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्री के ग्रोथ को इंकरेज किया। नाउ द क्रूशियल पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग व्हिच मे टेक यू टुवर्ड्स द रॉन्ग आंसर। अगर आपको ये लगेगा कि चूंकि ट्रेड और इंडस्ट्री बढ़ी, एग्रीकल्चर बढ़ा और लोन दिया गया पुअर कल्टीवेटर्स को, तो उसका फायदा पुअर कल्टीवेटर्स को नहीं, फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रेवेन्यू डिमांड को डिक्रीज नहीं किया गया। तो रेवेन्यू रिसोर्सेस तो बढ़े लेकिन पीजेंट्स को बेनिफिट नहीं हुआ। जब ABCD का आंसर बनाएंगे तो यही आपसे रॉन्ग करा देंगे कि एक क्या करनी है। अब इसको आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ये हो गया ऑप्शन ए। मेक इन द क्वेश्चन ऑप्शन ए। इस सवाल किस बन रहा है? बन रहा है ओनली ऑन ट्रेड इंडस्ट्री, ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन ये हुआ। अब सवाल क्या बना? ड्यूरिंग द रेन ऑफ बंगाल ऑफ नवाब्स, चाहे उसमें मुर्शिद कुली खान का नाम लिखे या ना लिखे, इट्स एग्जामिनर चॉइस। ड्यूरिंग द रेन ऑफ बंगाल ऑफ नवाब्स द फॉलोइंग what are the correct among the following facts? A, they encourage the growth of agriculture, trade and industry. B, loans were given to the poor cultivators. C, revenue demand was not decreased. D, peasants were not benefited. अब इसी में जो D है, peasants were not benefited, इसमें not हटा दो। क्या हो गया? Peasants were benefited। यही सवाल गलत हो जाएगा। क्लियर? नॉट क्लियर? अब जो मुर्शीद कुली खान के समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मुर्शीद कुली खान ने अपने समय में इफेक्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो उसने रीऑर्गेनाइज किया फाइनेंस ऑफ बंगाल को, उसमें क्या है? उसने ट्रांसफर किया लैंड के लार्ज पार्ट्स को जागीर। अब देख ये क्या है, जो उसने खालिसा लैंड वाला इश्यू है, जो खालिसा लैंड उसने बनाई, उसने क्या किया कि उसने अपने इकोनॉमिक्स को, अपने इकोनॉमीज को, अपने अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए
उसने अपने फाइनेंस को रीऑर्गेनाइज करने के लिए उसने जो जागीर लैंड थी उसको खालसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, एक फ्रेश रेवेन्यू सेटलमेंट आया बाय द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग। इसको हम बोलते हैं इजारा पद्धति। अब एक सवाल और आ गया, व्हाट इज द इजारा सिस्टम? व्हाट इज द इजारा सिस्टम? तो इजारा या रेवेन्यू फार्मिंग क्या था, इसमें उन्होंने क्या किया कि जो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन था उसको एक फिक्स रेट में, जो टोडर मल का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था टोडर मल का, टोडर मल्स लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, अकबर के समय में चल रहा था। तो जो टोडर मल का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था उसमें एक फिक्स रेट पे रेवेन्यू सेटलमेंट किया जाता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वह कॉन्ट्रैक्ट करने लग गई विथ मिडिल मैन। अब यहां पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट विद मिडिल मैन, एक मिडिल मैन से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब उसमें क्या बोला कि जो मिडिल मैन है वह पे करे गवर्नमेंट में ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। जो ये मिडिल मैन है यह गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करे, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करे। उसके बाद वह जो चाहे वह किसानों से वसूल करे। तो उसके बाद उसको फ्री छोड़ दिया गया कि जो भी उसका मन करे वह किसानों से वसूल करे। देखिए सवाल कहां बनने वाला है, सवाल बनेगा कैसे, सवाल यहां बन रहा है। देखिए यूपीएससी सवाल कैसे बनाएगी, यूपीएससी ये नहीं पूछेगी कि इजारा सिस्टम क्या था, वो नहीं पूछेगी, इसके चांसेस कम है। इजारा सिस्टम का फर्क क्या पड़ रहा है, तो अगर ये समझ जाए इजारा सिस्टम का फर्क क्या पड़ा, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। इजारा सिस्टम का फर्क क्या पड़ा, ए इंक्रीज इन रेवेन्यू, बी इंक्रीज इकोनॉमिक प्रेशर ऑन जमींदार, सी ऑपरेशन easels, beneficial to the giver. बताइए अगर इसमें से एक पर टिक लगाना है, सिर्फ एक पर, तो इफ यू हैव टू टिक ओनली ऑन वन, पूरी सिर्फ एक टिक लगाना, तो बताइए सिर्फ एक लगाना। बोलिए बी,
बी। फास्ट लिखो आंसर। आप लोग जब जवाब बताने के बाद आप आंसर डिफरेंशिएट करने का समय लगा रहे हो, कैसे होगा? सी। देखिए जरा कॉमन सेंस लगाइए। सिर्फ संघर्ष इसमें और इसमें है, ठीक है? दो में से एक चूज करना है। अब 9 इसका कोई ताल्लुकात नहीं, ये तो पूरा गलत ही है, ठीक है? अब इजारा सिस्टम से जो रेवेन्यू फार्मिंग किया, अल्टीमेटली पैसा कौन देगा? किसान देगा। इजारा सिस्टम पैसा कौन देगा? किसान देगा। अगर जमींदारों पर इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है तो वो इकोनॉमिक प्रेशर रिलीज कहां होगा? किसानों पे होगा। तो हु इज अल्टीमेट सफरर इन द होल इशू? हु इज अल्टीमेट सफरर टू होल इशू? द पीजेंट्स। आंसर विद दिस। देखिए एनालिसिस पावर डेवलप करने की कोशिश करिए आप लोग, नहीं तो नहीं होगा। आई रिपीट वन सेंटेंस इन एवरी अदर क्लास। कभी प्री में नहीं होगा जिंदगी में अगर आप ऐसे चीजों को नहीं सोचोगे तो। आपने पढ़ने ये सवाल बहुतों ने गलत कर दिया, डिस्पाइट देयर आंसर बताया गया। सिर्फ क्या किया गया, यह जो आपको एक कंफ्यूजन डाला गया, और यह सही है, ये एकदम सही। अब ये लाइन क्या बोलती है? इकोनॉमिक प्रेशर जमींदार पर भी बढ़ रहा था और पीजेंट से बढ़ रहा था। तो इस इकोनॉमिक प्रेशर के बढ़ने के कारण अगर एक ही आंसर निकालना है और एक ही आंसर यूपीएससी पूछेगा, 4 नहीं पूछेगा, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा इस कॉमन सेंस, कॉमन रिजर्वायर कैसे। यहीं पे काम आता है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करना। जैसे आपने मिस्टेक कर दी, जो मिस्टेक आपके एग्जाम में होने वाली है वह मॉक टेस्ट में हो जाए। अगर आपने मॉक टेस्ट में मिस्टेक कर दिया तो नहीं हो पाएगा काम। क्लियर हुआ? किसको भी क्लियर नहीं हुआ? अब जो मुर्शीद कुली खान का दौर था, उस दौर में क्या हो रहा था कि अब देखिए, जो अपने किसानों का जो एक तरह से शोषण हो रहा था, द एक्सप्लॉयटेशन of the peasants. Why? One, the issue of the collection of the taxes, which were high. Second, the collection of the taxes was with utmost cruelty. जितनी क्रुएल्टी पॉसिबल थी, सारी क्रुएल्टी से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। उन सारी क्रुएल्टी के साथ टैक्स कलेक्ट किया, तो utmost क्रुएल्टी थी टैक्स कलेक्शन में। तो जो कलेक्शन ऑफ टैक्स था उसमें क्या था? ऑटमोस्ट क्रुएल्टी थी, पूरी तरह से क्रुएल्टी थी। अब जो रिजल्ट था, जो उसके रिफॉर्म का रिजल्ट था, जो कई जमींदार थे वह बाहर निकाल दिए गए और उनकी जगह पर कई नए रेवेन्यू फार्मर्स आ गए। और जो मुर्शीद कुली खान उनके बाद के नवाब थे, उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी फॉर एम्प्लॉयमेंट टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये एक लाइन में बार बार लाता हूं ताकि आप मिस्टेक न कर जाओ कि सिखों का राज्य, नवाबों का राज्य, मराठों का राज्य, मैसूर का राज्य एक धार्मिक राज्य था या धर्मनिरपेक्ष राज्य था। इसलिए मैं हर बार यह लाइन लाता हूं ताकि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि पोस्ट मुगल जो एक नए स्वायत्त राज्य बन रहे थे, the new states arising after the Mughals, what was the nature of those? तो आपसे मिस्टेक न हो जाए कि आप क्या थे। उन्होंने बराबर सबको अवसर दिया, सबको अपॉर्चुनिटी दी एम्प्लॉयमेंट के। जब उनको चूज करना था, जब उन्होंने चूज करना शुरू किया तो उन्होंने प्रेफरेंस को दिया लोकल जमींदार को, महाराजास को। वह लोग कौन थे? जो लोकल जमींदार थे वो लोग हिंदूज थे, तो उन्होंने लोकल जमींदार को, महाराजास को उन्होंने अवसर दिया। और वह लोग कौन थे? वह लोग हिंदू हुआ करते थे।
जो एक एरिस्टोक्रेसी थी बंगाल में, उसका फाउंडेशन मुर्शीद कुली खान ने रखा। लेकिन बंगाल के जो नवाब थे वो शॉर्ट साइटेड थे। वह यह नहीं देख पाए कि जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है आफ्टर 1707, उसकी टेंडेंसी क्या है। वह जानते हुए भी कि यह कंपनी एक विस्तारवादी रवैये की तरफ बढ़ रही है, उसकी डिमांड को लगातार एक्सेप्ट करते गए। तो नाउ इट इज द इवैल्यूएशन ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, इवैल्यूएशन ऑफ बंगाल नवाब। इवैल्यूएशन ऑफ बंगाल नवाब, बंगाल के नवाबों का इवोल्यूशन क्या होगा, कि कैसे मूल्यांकन आप करोगे। तो जो ये लास्ट पॉइंट है कि बहुत शॉर्ट साइटेड थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस समय इनके पास ताकत थी अंग्रेजों को क्रश करने की, लेकिन वह लगातार उनकी डिमांडों को मांगते रहे और इस इशू को इग्नोर करते रहे। जो नवाब के पास ताकत थी कि वह कंपनी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो हमेशा ये बिलीव करते रहे कि जो ट्रेडिंग कंपनी है यह हमको खतरा कैसे कर देती है, और इस बात को देखने में असफल हो गए। कि जो इंग्लिश कंपनी है या ट्रेडर है, वह एक मेयर इंग्लिश कंपनी नहीं है, वह एक रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, मोस्ट एग्रेसिव जो एम्पायर था उस समय का, जो उपनिवेशवादी प्रवृत्ति थी, उसका वह रिप्रेजेंटेशन कर रही थी। जो नवाब ऑफ जो आर्मी थे, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड करने की कोशिश नहीं की। ऋतिक आप बंद कर दो, एक मैं ऑफिस का काम कर रहा था, फिर मैं फिर फोन कर फिर क्लास स्टार्ट करता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, जस्ट गिव मी 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट, ठीक, स्टॉप इट। जो उस समय का जो एक सिस्टम था, जो अंग्रेज कंपनी थी, वह उस दौर के सबसे एक एक्सप्रेशनिस्ट और कॉलोनियल एम्पायर को रिप्रेजेंट करती थी। यह समझ सकने में नवाब फेल हो गए। तो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विद नवाब कि वह इस कंपनी की थ्रेट को डील कर सकते थे, बट दे हैव इग्नोर्ड इट। अब इस पर देखो फिर तरीका सॉल्व करें अगेन, अगर आप इसको सवालों में बनाइए, अगेन तरीका सॉल्व बन गया कि जो कंपनी थी वह कंपनी कंट्रोल करने के हालात में थी, लेकिन उसने क्या किया, इग्नोर किया। इस इग्नोर करने से कारण का नुकसान क्या हुआ कि लगातार उस कंपनी की जो शक्तियां हैं, लगातार जो इस कंपनी है उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। अब जो अब उस समय के बंगाल के नवाब थे, अंडरस्टैंड डिफेक्ट्स ऑब्लिक डिमेरिट्स, जो डिफेक्ट्स और डिमेरिट्स क्या थे कि वह यह देखने में समझने में असफल हो गए कि कंपनी इज नॉट ए मेयर ट्रेडर बट दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कॉलोनियल एम्पायर। वह एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्डअप कर सकते थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्डअप करने में पूरी तरह से फेल हो गए। जो बंगाल के नवाब थे, वह अपने यहाँ के अधिकारियों का जो करप्शन था उसको भी कंट्रोल करने में फेल रहे, और जो फॉरेन कंपनीज थी इसका पूरा एडवांटेज लिया, और इस वीकनेस के कारण उन्होंने बंगाल पर कब्जा किया। अब इस सवाल को आप एक तरह से और देखिए, जस्ट सी दिस फ्रॉम वन मोर वे, हाउ द इंग्लिश कैप्चर्ड बंगाल। यह सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, हाउ द इंग्लिश कैप्चर्ड बंगाल। अब इंग्लिश ने बंगाल को कैप्चर किया, उसमें आप जो उनकी पॉलिसीज थी एग्रेसिव, वो तो आप लिखिए, उसमें आप लिखिए जो इंटरनल डिफेक्ट्स थे बंगाल के नवाबों के, उन इंटरनल डिफेक्ट्स ने मदद किया ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर कंट्रोल करने के लिए। Therefore, you cannot say that only the Englishmen are responsible to capture or control the Bengal. On the same time, the internal problem of the Bengal Nawab is also responsible. जो शासक इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करता हो,
जिसने इजारा सिस्टम में लैंड फार्मिंग दे दी हो, जहां पर जमींदारों को मनमर्जी से छोड़ दिया जाए, आप जो चाहे सो वसूल करो, जहां की पीजेंट्री ऑप्रेस्ड हो, जहां शासक में और शासित में बिटवीन रूलर एंड सब्जेक्ट देयर इज नो कनेक्ट, दोनों एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं, तो जनता से कोई मतलब नहीं कि शासक अंग्रेज होते हैं या शासक बंगाल के लोग होते हैं। These are the reasons why these foreign powers were able to capture the country. It's clear or not clear? अब जो चेंज आता है उसमें आफ्टर मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, एक और आप याद करिएगा क्रोनोलॉजी, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम और फिर मीर जाफर। ये सीरीज याद करने की जरूरत है। ये पूछा क्यों जाता है बताइए, ये पूछा क्यों जाता है? आंसर इट, ये सवाल पूछे क्यों जाते हैं? मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, फिर मीर जाफर, ये सवाल पूछे हो जाते हैं। जस्ट राइट फास्ट। जल्दी लिखो, इस सवाल का इंपॉर्टेंस क्यों है? व्हाट्स द रीजन? कुछ तो रीजन होगा ना इस सवाल को पूछने का। ये सवाल पूछा क्यों जा रहा है बताइए मेरे को आप। यह एक तरह की प्रक्रिया दर्शाते हैं, यह चेन दर्शाते हैं कि जिस तरह से परिस्थितियां बदली और चली, और इसीलिए हमेशा पूछते हैं कि यह सिराजुद्दौला के पास काबिल कमी नहीं थी। उसके बाद मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के खिलाफ बगावत की। मीर जाफर को हटा के फिर मीर कासिम को बनाया गया, मीर कासिम को फिर मीर जाफर को बनाया गया। तो जो अब हम बढ़ते हैं कि सिराजुद्दौला के समय पे एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। जब सिराजुद्दौला को शासक बनाया गया, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला आते हैं, उन्होंने ब्रिटिश के रवैये पर आपत्ति दर्ज करनी शुरू की। उसका रीजन क्या था? अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का जो उम्मीदें बढ़ रही थी, उनके साहस बढ़ रहे थे, तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाया और उन्होंने एक लार्ज डिच बनाई जो उनके डोमेन में था। ये कंट्री था लॉज ऑफ द कंट्री, आप यह डिच नहीं बना सकते हो। जो एक प्रिविलेज था 1707 का जो एक फरमान था, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1707 के फरमान में एक खास बात क्या थी कि फर्रुखसियर ने 3000 रुपया वार्षिक आमदनी पर इनके सारे एक्सपोर्ट को एग्जम्प्ट कर दिए। सॉरी 1717 का जो फरमान था उसमें फर्रुखसियर ने, थैंक यू आदित्य, थैंक यू, उसमें फर्रुखसियर ने इनके सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एग्जम्प्ट कर दिए। तो जो फरमान था ये कंपनी पर अप्लाई होता था। जो इनलैंड ट्रेड था किसका? ब्रिटिश सब्जेक्ट्स का, उस पर अप्लाई नहीं होता था। तीसरा, ये लोग दस्तक इशू करते थे। तो दस्तक क्या था? वो एक पास हुआ करता था, आप किसी को पास दे सकते हो, जिसके पास वो दस्तक होगा, पास होगा, उसका ट्रेड एग्जेम्प्ट हो जाएगा टैक्सेशन, कस्टम ड्यूटीज से। तो ये क्या करे, एक तो उन्होंने उस फरमान के तहत कंपनी के सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट थे। कंपनी के एम्प्लॉय अपने इनलैंड ट्रेड पर टैक्स नहीं देते थे। तीसरा, वो दस्तक दिया करते थे कि जिसको चाहा दस्तक दे दिया। तो जो 1717 का फरमान था
उस फरमान पर आपत्ति शुरू हो गई। तो जो उन्होंने प्रिविलेजेस किए थे, जो प्रिविलेज थे दस्तक के, जो ग्रांट करते थे पर्सन्स को, जो इंटाइटल नहीं थे, उससे किंग को ह्यूज कस्टम ड्यूटी का नुकसान हुआ करता था। जो डिसलॉयल थे, करप्ट सब्जेक्ट्स थे, किसके थे? वो करप्ट सब्जेक्ट्स हुआ करते थे सिराज के, उसको अंग्रेजों ने पुटस दिया। तो अगर सवाल आता है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच वह कौन सी परिस्थिति हो गई जिसने इनके बीच संघर्ष को जन्म दिया? दीज आर द रीजंस। अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? जो हमारा बैकग्राउंड है प्लासी का, यहां से तैयार हो रहा है। नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द बैटल ऑफ प्लासी। तो यह जो बैटल ऑफ प्लासी है, इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इस समय जो बातें चल रही थी, उसमें मराठा पावर था, पेशवा राइज हो रहे थे, और जो मराठा की अपनी वीकनेस थी सिस्टम की, उसमें क्या थी? अब यह जो भारत था उसमें हर साथ समस्या थी। जो मराठा की वीकनेस थी, क्या किसमें थी? वह एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाने में फेल हो गए, और एक फिक्स पार्ट ऑफ रेमू जो है उनका सतारा जाया करता था। ये जो डिस्टिंक्ट पावर था और सेमी इंडिविजुअल प्रिंसिपलिटीज का ये भी इशू था, और इन्होंने अपने लोगों की सिंपैथीज खो दी। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है, वह एक्सपोज कर देता है इनके इंटरनल वीकनेसेस को। उस समय जो मराठा पावर टूटती है तो उसमें 5 उनके कॉन्फेडरेशन बनते हैं। यह सवाल फिर बहुत आता है। पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया। अब मराठा पावर को थोड़ा सा मराठा की तरफ पढ़ने की कोशिश करते हैं, मराठा कॉन्फेडरेशन को समझते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे समझने के लिए। देखिए, जो मराठा पावर थी, शिवाजी ने मराठा पावर को एस्टेब्लिश किया। कब किया? औरंगजेब समय में। अब औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो शिवाजी का जो ग्रैंडसन था साहू, उसको रिलीज किया गया कैप्टिविटी से। साहू को रिलीज किया गया 1707 में, और वह अरेस्ट कब किया गया था? 1689 में। अब साहू को रिलीज करना एक सवाल आ चुका है। व्हाई इट वाज ए मास्टर स्ट्रोक? व्हाई इट वाज ए मास्टर स्ट्रोक to release the Sahu from the Mughal captivity? Why it was considered a master stroke? जैसे ही साहू को रिलीज किया गया, मराठों में एक वॉर ऑफ सक्सेशन हो गया। वो सक्सेशन किसके किसके बीच था? वो वॉर ऑफ सक्सेशन जो मराठों के बीच हो रहा था, वह 2 प्रिंसिपलिटीज के बीच था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा दिया उसने। क्यों बढ़ा दिया? कोल्हापुर में राजाराम की विधवा थी ताराबाई, और सतारा में थे साहू। इन दोनों के बीच संघर्ष हो गया। जब एक इंटरनल फाइट मराठों में हो गई, तो यह मुगल हित में आ गया। मुगल के लिए बड़ा बेहतर अवसर प्राप्त हो गया। अब जो इनके बीच संघर्ष था, इन दोनों के बीच संघर्ष के कारण अब एक सवाल और आ गया, पेशवास का राइज क्यों हुआ? जस्ट ट्राई टू सी स्टेप वाइज स्टेप। हर सवाल दूसरे से कैसे जुड़ा है कि पेशवास का राइज कैसे हुआ। जो 2 मराठा कंपटीटर्स हुए कोल्हापुर में, राजाराम की विधवा ताराबाई और साहू सतारा में, इन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट ने पेशवा की संस्था को जन्म दिया, और जो बालाजी विश्वनाथ थे वह साहू के पेशवा बने। और इस चेंज के साथ एक सेकंड फेज स्टार्ट होता है मराठा राजनीति में, द लीडरशिप पीरियड ऑफ द पेशवा डोमिनेशन। यह मराठा की हिस्ट्री में एक नया दौर आता है जब ट्रांसफॉर्म करता है एम्पायर को पेशवा करता। तो एक सवाल यहां से अक्सर आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पार्ट, किसके समय में पेशवा से स्टार्ट हुई। अगर आप पीसेस के सवाल पे आइए तो पीसेस का एक बड़ा अच्छा सवाल है।
आइए इसमें सवाल नहीं आता है, मुश्किल चांस है, पीसेस में आएगा सवाल। तो किस तरह से पेशवाशिप स्टार्ट हुई, किस तरह से बाजीराव बालाजी विश्वनाथ कहते हैं पेशवा बनते हैं, उस समय राजा कौन था, कौन सा अपोनेंट ग्रुप था जिसके कारण पेशवाशिप बनी, कोल्हापुर में कौन था और सतारा में कौन था। तो वहां पे ताराबाई थी, यहाँ पे साहू थे, उसी को इधर उधर कर देंगे। तो देयर सो मेनी वेज टू मेक ए क्वेश्चन इन विच यू मे गो रॉन्ग। अब ये इस चेंज से जो हुआ, जो पेशवा डोमिनेशन शुरू होता है, इसने क्या किया, जो दूसरा फेज है, इसने पेशवा एम्पायर को एक मराठा एम्पायर बनाया। शिवाजी के बाद का जो लंग पीरियड था, शिवाजी की मृत्यु के बाद 1690 में शिवाजी की मृत्यु होती है। शिवाजी की मृत्यु के बाद शायद 1686 में उनको राज्याभिषेक होता है, शायद 90 में होती डेथ। तो शिवाजी के मृत्यु के बाद जो एक मराठा एम्पायर कमजोर हो रहा था, वो पेशवाशिप के समय में वह फिर एक मजबूत एम्पायर होकर सामने आता है। जो बालाजी विश्वनाथ था, जो बालाजी विश्वनाथ थे, उनको क्या डिप्लोमेसी एक्सेलेंस थी, वह डिप्लोमेसी की थी, वह डिप्लोमेसी लगातार इनको आगे ले जा रही थी। इन 1713 साहू ने इनको पेशवा बनाया और बालाजी विश्वनाथ ने धीरे धीरे कंसोलिडेट किया साहू को होल्ड और मराठा सरदार। और ज्यादातर महाराष्ट्र जो एक्सेप्ट रीजन पर साउथ कोल्हापुर था, छोटा सा था, जहां पर राजा राम के डिसेंडेंट हुआ करते थे, दे वाज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ साहू। जो साहू के सन थे बाजीराव फर्स्ट, जो बाजीराव फर्स्ट के बारे में कहा जाता है सबसे महान एम्पायर था ये। तो जो बाजीराव फर्स्ट थे, इन्होंने क्या किया, उन्होंने मराठा जो पेशवा थे उनको फंक्शनल हेड बनाया। अगला सवाल फिर आ गया, Who made them functional head of the Maratha Empire? बाजीराव फर्स्ट ने बनाया। अब जो टेरिटरीज थी जो शिवाजी पास थी, वो रिस्टोर कर दी गई। तो एक सवाल क्या हो गया कि कौन ऐसा पेशवा था जो सबसे ग्रेटेस्ट माना जाता है। तो कौन होगा, बाजीराव फर्स्ट हो गया। क्योंकि उसने सारा जो किंगडम था शिवाजी का, उसको साहू को रिस्टोर कर दिया गया और उसको असाइन किया गया चौथ एंड सरदेशमुखी ऑफ द 6 ऑफ द प्रोविंस ऑफ दक्कन। उसके रिटर्न में साहू ने एग्री किया 15,000 कैवलरी इन द सर्विस ऑफ एम्पायर। क्यों किया, ताकि वो हेल्प करे जो दक्कन में जो एक प्लंडरिंग होती है, और 10 लाख रुपया ट्रिब्यूट किया। साहू ने पैदल औरंगजेब का जो टॉम्ब है खुल्दाबाद तक, वहां तक पैदल जाकर उसने औरंगजेब के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। अगेन ये तीनों सवाल यहां से देखिए, अब इनको मिला के सवाल नहीं, अब इसको करिए कि या इसको मिक्स कर देते हैं, मिक्स देते हैं ऑल्सो। ये कर देते हैं ए, ठीक है, ये कर देते हैं, इसको कर देते हैं सी, इसको कर देते हैं, चलिए ये यहां से है, ठीक। कौन सा क्वेश्चन, बाजीराव फर्स्ट has made the supreme force of Maratha. Balaji Rao first has made supreme force of Maratha. How it may be concluded? फिर से सुनिए,
बाजीराव प्रथम ने मराठा शक्ति को सबसे उच्चतम शिखर पर ले गया। बाजीराव फर्स्ट हैज टेकन मराठा फोर्सेस एट ए एक्सट्रीम जेनिथ। हाउ ही हैज टेकन, या हाउ वी may conclude this? A, he became the functional head of Maratha Empire. B, territories that had fallen Shivaji kingdom were restored to Sahu. C, he was assigned the Chaudh and Sarveshmukhi of the six other provinces and placed forces in Southern Empire. D, he walked barefoot and made observation at the tomb of Aurangzeb. इसका एक आंसर चाहिए. Answer is only one. A, B, C, D. पता है? Fast. Put it fast. बताएं क्या फास्ट, जल्दी बताएं. ये क्या है? सी किसका आंसर है? सी. आप लोग कोई प्री पास नहीं करोगे, कोई प्रयास नहीं करोगे. आप लोगों से आसान आसान सवाल नहीं होते हैं. सवाल क्या है? आपको सवाल ही समझ नहीं आता है. सवाल क्या है? बालाजी फर्स्ट ने मराठा एम्पायर को एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाया. यह बात किस तथ्य से पता चलती है? जो लोग सी लिख रहे हैं उनको यह नहीं समझ आ रहा है कि चौथ सर देशमुखी अगर दिया गया और सेना रखी गई एम्पायर के सर्विस में, इससे कैसे मराठा एम्पायर टॉप पे चला गया? आप लोग क्या सुनते हो यार? हाउ यू पास द प्रीलिम्स? टेल मी ना. जो सवाल बताया जाता है उसी में आपसे आंसर नहीं आता है. सवाल समझो ना. अब इससे ये हलवा सवाल है. ये शिवाजी के किंगडम में जो था उसे रिस्टोर किया. अब तो बी लिखोगे ना आप लोग, सब लोग सी लिख दिए. भाई अप्लाई द माइंड. हम कितना भी पढ़ा दें, आपका प्रीलिम्स नहीं हो सकता है, जिंदगी में नहीं होगा अगर आप उसको इंप्रूव नहीं करोगे. आप हम कितना पढ़ा दें, वही फैक्ट आता है, वही सवाल बनता है, आपसे नहीं होता है. सामने लिखा सवाल सही नहीं हो रहा है. इतनी मुश्किल से फैक्ट्स ढूंढ ढूंढ लाए जाते हैं, उन सारे फैक्ट्स ही हत्या कर देते हो आप लोग. इतनी मुश्किल से लाए जाते हैं फैक्ट्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर क्यों इंपॉर्टेंट है? सैयद ब्रदर्स. देखिए सवाल इंपॉर्टेंट क्यों? व्हाई वी गॉट टू रीड दिस? हर लाइन किसी पर्पस से लिखी जाती है. अब सैयद ब्रदर्स थे क्या थे? वो आतंक थे. इन्होंने 4 राजाओं को गद्दी पर बैठाया और गिराया. सैयद बंधु थे, इन्होंने 4 राजाओं को गद्दी पर बैठाया और गिराया. अब कितनी महत्वपूर्ण चीज है सैयद बंधुओं के बारे में. अब इन्होंने जहांदार शाह का जो रिजीम था, उस रिजीम में जो जहांदार शाह का रिजीम था वह 1713 में फिनिश हुआ. वह डिफीट कैसे हुआ था? फर्स्ट अभी जो जहांदार शाह इनको हटा के फर्रुखसियर लाया गया. जहांदार शाह को हटा के फर्रुखसियर लाया गया. और फर्रुखसियर को लाने में योगदान किसका है? फर्रुखसियर को लाने में योगदान सैयद बंधुओं का है.
अब जहांदार शाह को कौन लेके आया था? जहांदार शाह को लेके आए थे जुल्फिकार खान। जहांदार शाह कौन लेके आया था? जुल्फिकार खान। एक ही चीज बार बार बताते हैं, आपसे गलत हो जाती है। ये एक ऐसा दौर था जब शासक उन नवाबों के माध्यम से जाना जा रहा था जिनको जो सत्ता में लेके आ रहे थे। तो जुल्फिकार खान ले आए जहांदार शाह को, और जहांदार शाह के समय में जो एक रेन था, जो एक सिस्टम था, उस सिस्टम को हटाया कहते हैं सैयद बंधुओं ने, और सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को सत्ता पर बैठाया। और जो दो भाई थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, ये बने वजीर और ये बने मीर बख्शी। और 1719 में 1719 में सैयद बंधुओं ने इनको हटाया और फर्रुखसियर को किल कर दिया। 1719 में फर्रुखसियर को किल कर दिया। उनकी जगह पर उन्होंने एक नए आदमी बुलाए, मोहम्मद शाह। किसको लाए? मोहम्मद शाह को लाए। मोहम्मद शाह को लाए। यह जो सीरीज है, यह सीरीज क्या बता रही है कि जो 3 सक्सेसर्स ऑफ फर्रुखसियर, जो फर्रुखसियर के एक वो लाया था फर्रुखसियर को जिसकी से हत्या की थी, और फर्रुखसियर के बाद के 3 सक्सेसर लाए गए। वो चारों के चारों सैयद बंधुओं के हाथ में पकड़ थे। तो जो 1713 से 1720, 1730 to 1720, यह जो 7 साल का दौर था, जो 7 साल का समय था, इस समय में सैयद बंधुओं ने सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को कंट्रोल किया और जिसको चाहा रखा निकाल दिया। और जो फर्रुखसियर की हत्या करने के बाद यह बहुत बदनाम हो गई। अब सैयद बंधुओं को हटाना था, इनका इतना कब्जा हो गया था, हट नहीं पा रहे थे। बालाजी विश्वनाथ ने हेल्प किया सैयद बंधु को इन ओवरथ्रोइंग फर्रुखसियर एट दिल्ली। जो बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियर बंधु 1719 में मदद किया, तो बालाजी विश्वनाथ का रोल कैसे आ गया? बावन शाह रोल कैसे आ गया? 1719 में मराठा फोर्सेज जो लिफ्ट की पेशवा बालाजी विश्वनाथ है, वन ऑफ ब्रदर्स इन ओवरथ्रो फर्रुखसियर एट दिल्ली। यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो बताता है किस तरह से ये लोग कब्जा हो गए। तो जो यह सफलता आ रही थी सैयद बंधुओं की, इन सफलता में बालाजी विश्वनाथ का क्या रोल था? गॉट इट? क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? लिख लिया है सब? इसको लिख लीजिए आप। अब जो मराठा जब ये दिल्ली में गए, जब मराठा दिल्ली में गए शासकों को बनाने और गिराने को लेकर, उन्होंने देखा कि दिल्ली सल्तनत की जो मुगल सल्तनतिया है उससे वीकनेस क्या है। तो उन्होंने विटनेस किया मुगल अंपायर को और ये मराठा सुप्रीमेसी के आइडिया देते। और बाजीराव जो फर्स्ट था, उसने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया? पॉलिसी ऑफ फाइटिंग ऑफेंसिव वॉर अगेंस्ट निजाम। अब ये मराठा पॉलिसी में क्या शुरू हो रहा है? एक ऑफेंस शुरू हो रहा है। वो ऑफेंस क्या कर रहे हैं? वो फाइट कर रहे हैं किसके खिलाफ? निजाम के अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने क्या क्या काम किया? मुल्तान किया, गुजरात किया, बुंदेलखंड किया, और उन्होंने कई रेड्स की दिल्ली में, लेकिन दिल्ली ऑक्युपाई नहीं किया। अब दिल्ली ऑक्युपाई क्यों नहीं किया, ये सवाल है। यस, मुगल एम्परर अभी भी एक कंसिडरेबल प्रेस्टीज रखता था, इसलिए ये चाह कर भी मुगल एम्पायर पर कब्जा नहीं कर सके। तो मुगल कब्जा नहीं हुआ, इनसे दिल्ली कब्जा नहीं हुआ। और जो रेड्स थे,
जो मराठा के रेट थे वो कॉन्क्वेस्ट के नहीं थे, वो प्राइमरी इंटरेस्ट का कॉन्क्वेस्ट था ही नहीं, उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट था कि उस एरिया की लैंड रेवेन्यू प्राप्त करें। अब देखिए शब्द क्या आएगा, लैंड रेवेन्यू, वेल्थ, लूट, स्पॉइल्स, ये 4 शब्द आएंगे। सवाल क्या हो गया, जो मराठा रेड करते थे वो क्यों करते थे, तो एक आपने लिख दिया, ए कॉन्क्वेस्ट, बी लैंड रेवेन्यू, सी वेल्थ, डी लूट। चलिए इसकी समाधान, तो मराठास की जो रेड थी, जो मराठास की रेड थी, वह रेड किसी कॉन्क्वेस्ट के लिए नहीं थी, वह लैंड रेवेन्यू पर कंट्रोल चाहते थे। बाजीराव राव जो सन बालाजी बाजीराव था, उसने सेम पॉलिसी जारी रखी, जो कांग्रेस की पॉलिसी थी, जो पॉलिसी एक एग्रेसिव पॉलिसी थी, उसको जारी रखी। और जो मराठा एम्पायर था, जो मराठा एम्पायर था, बिहार, उड़ीसा, ईस्ट पंजाब, जो मराठा एम्पायर था बिहार, उड़ीसा, पंजाब और नॉर्थ, वहां पे पहुंच गया। एक ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन था मराठा पावर का। अब बालाजी बाजीराव ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर किसके अंदर हुआ, बालाजी बाजीराव। तो ग्रेटेस्ट रूलर कौन हुआ, ग्रेटेस्ट मराठा सरदार कौन हुआ, बालाजी बाजीराव। इसके समय में मराठा पावर सबसे ज्यादा एरिया पहुंची, और बालाजी बाजीराव ने मराठा कैरेक्टर चेंज कर दिया। जो एक महाराष्ट्र का मराठा पावर हुआ करता था, वह नॉर्थ तक एक्सटेंड किया। तो वाई वी कॉल हिम ग्रेट, उसको हम ग्रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि बालाजी बाजीराव ने जो मराठा पावर महाराष्ट्र तक सीमित थी, इवन शिवाजी के समय महाराष्ट्र तक ही सीमित थी, उसका उसने एक्सपेंशन किया। और वह मराठा पावर कहां तक गई, वह नॉर्थ पंजाब तक गई, और कैरेक्टर चेंज किया। ही चेंज कैरेक्टर, एक उसने एक एम्पायर दिया जो नॉर्थ तक एक्सटेंड करता है। बालाजी बाजीराव को नोन एज द नाना साहेब was the de facto ruler of the state. उसने एक पॉलिसी फॉलो की, he followed the policy of his father and further उसने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया इन डिफरेंट डायरेक्शंस में। बालाजी बाजीराव के समय में मराठा आर्मी ने पूरे महाराष्ट्र को ओवररन किया और कंट्रोल किया बुंदेलखंड को, और उसने कंट्रोल किया मारवाड़ा, गुजरात, बुंदेलखंड। अब बंगाल को लगातार इन्वेट करते हैं 1751, और बंगाल का नवाब है टू सीट उड़ीसा। साउथ में किंगडम को फोर्स किया कि ट्रिब्यूट पे किया जाए, साउथ में उन्होंने उस बात में फोर्स किया कि उनको ट्रिब्यूट पे किया जाए। 1760 में जो निजाम था हैदराबाद का, वह डिफीट हुआ और उसको कंपेल किया गया कि वह कुछ टेरिटरीज को सीड करे। नॉर्थ में मराठा बहुत जल्दी बन गए पावर बिहाइंड द मुगल थ्रोन। नाउ हियर द क्वेश्चन arises to who is going to control after Mughal? आफ्टर मुगल कौन कंट्रोल करने जा रहा है इंडिया को? तो जिस तरह से इनका लगातार एक्सपेंशन हो रहा था, वो लगातार एक्सपेंशन दर्शा रहा था कि मुगल को कंट्रोल कर सकते हैं। मराठा ने दिल्ली तक मार्च किया और उन्होंने इमादुल मुल्क को हेल्प किया तो बिकम वजीर, और वह वजीर उनका पकड़ कर गया। दिल्ली से वो टर्न किए पंजाब की तरफ और वहां पर उन्होंने कंट्रोल किया। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के एजेंट को निकाल बाहर कर दिया और यहां इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट कर दी अफगानिस्तान के साथ। अहमद शाह अब्दाली ने एक अलायंस फॉर्म किया नजीबुद्दौला के साथ, रोजा खान और शुजा के साथ। अब नाउ ये फैसला होने वाला था
कि हु विल रूल इंडिया। 1761 सामने आ गया, पानीपत वॉर हुआ। पानीपत वॉर में जो एक्चुअल कमांड था वो किसके हाथ था? रघुनाथ राव के हाथ में था, सॉरी सदाशिवराव के हाथ में था। और मराठा की डिफीट हुई, एक डिजास्टर हुई। उस मराठा की जो डिफीट हुई, डिजास्टर हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ? मराठा के सारे क्रीम लीडर्स चले गए। अब नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम हियर, हाउ मराठास were close to replace Mughal Empire, and how they failed to control। ये सवाल हो गया आपका, प्रीलिम्स का या मेंस का है, दोनों सवाल आप देखिए। सवाल कैसे बिल्डअप होगा, आंसर कैसे बिल्डअप होगा, यही आप चार्ट बना दो, काम हो गया। यू मेक दिस चार्ट ओनली, इट्स आंसर, कंप्लीट आंसर। आप स्टेप वाइज बनाओ, कैसे मराठा लगातार एक एक करके जीत रहे थे, कैसे मराठा जो महाराष्ट्र का एक एम्पायर हुआ करता था वो ऑल इंडिया एम्पायर बना। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अफगानिस्तान में संघर्ष कर दिया। जब उन्होंने अफगानिस्तान के एजेंट को बाहर निकाला, अब्दाली के एजेंट को, तो उनका एक संघर्ष हो गया अफगानिस्तान के साथ। अब अफगानिस्तान के संघर्ष के बाद जो अहमद शाह अब्दाली था उसने एक अलायंस बनाया। उस अलायंस के 3 पार्ट हुए, तो अलायंस के 3 पार्ट वर्सेस मराठा। नाउ वी कम ऑन द सेकंड पार्ट कि हाउ दे फेल्ड। कम ऑन द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि कैसे यह एक ऐसे एम्पायर में बिल्डअप हो रहे थे जो रिप्लेस करने जा रहा था मुगल एम्पायर को। नाउ कम द सेकंड पार्ट, हाउ दे फेल्ड। दे स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। A foreign power was able to have alliance. A foreign power was able to have alliance with the Indian states, but an Indian power was unable to have alliance. Marathas were having no alliance. Got it? अब जब ये हारे, उनके हारने का नुकसान क्या हुआ? उनकी प्रेस्टीज चली गई, उनके सारे क्रीम मराठा लीडर चले गए। ऐसा कोई घर नहीं था मराठों का जहां से कोई आदमी की मृत्यु प्राप्त न हुई हो। जब पानीपत की लड़ाई से हार कर लौट रहे थे, रास्ते में इनको जाटों ने लूट लिया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हैज नॉट डिसाइडेड हु वाज टू रूल इंडिया, बट रादर हु वाज नॉट। ये सवाल आपका मेंस का है, ये सवाल आपका मेंस का है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह डिसाइड नहीं किया कि कौन इंडिया को रूल करेगा। yes. Question. This question of the means कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने इस बात का फैसला नहीं किया है कौन भारत को रूल करेगा। Rather, it is who is not. Marathas, who are emerging as a strong position to rule India after Mughal, has lost their relevance after Panipat. अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस डिफीट के साथ क्या हुआ? यह डिफीट हुआ कि जो एक डिफीट के 2 कारण हो गए। 1, the foreign power was having the alliance. Second, जो राजपूत थे, जाट थे, वो एलिमिनेट रहे। जो इनको न्यूट्रलाइज किया गया, शुजाउद्दौला और नजीबुद्दौला। जब पानीपत की लड़ाई चल रही थी उस समय क्या हुआ? 2 महीने तक दोनों सेनाएं खड़ी रही। There was a strategic failure on the part of the Marathas. एक बड़ी सेना आई, पानीपत के पास 2 महीने तक ये लोग लंगर लागे डाले पड़े थे और ये लोग समझौते की वार्ता कर रहे थे।
समझौता नहीं हो पा रहा था। 2 महीने बाद क्या हुआ, इनके रसद खत्म हो गए और वहां पर गंदगी से बदबू फैलने लग गई। तब उसमें ये लोगों ने हतोत्साहित होकर अटैक कर दिया। उस अटैक के बाद इनको खत्म होना था। देयर वाज स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ मराठास, नॉट एबल टू इनिशिएट द वॉर एट राइट टाइम। दे वेटेड फॉर द 2 months एंड अब्दाली वाज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि कब तक इनका रसद चलेगा। जब रसद खत्म होने लगा तो वहां जो गंदगी फैली उससे बीमारी फैलने लग गई, तब इन्होंने अटैक कर दिया। अब जो ट्रूप्स थे, जो अगर हम देखें, जो अब्दाली का जो ट्रूप था उसमें आधा ट्रूप इंडियन एलाइज का था। सी द प्रॉब्लम विद इंडियन सिस्टम कि अब्दाली के ट्रूप का जो आधा भाग था वो इंडियन एलाइज का था, जिसमें जिसमें क्या है, राजपूत थे। और जो 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 कहते हैं बहादुर राजपूत और जाट थे, उन्होंने मराठास के साइड से पार्टिसिपेट नहीं किया। जो एक डिप्लोमेटिक फेल्योर था, जो एक इट इज ए टोटल डिप्लोमेटिक फेयर आप हो सकते हैं ऑन द पार्ट ऑफ पेशवास, कि वो एक ऐसी पॉलिसी कैरी आउट नहीं कर सके जो सारी वेरियस फोर्सेस को अब्दाली के अगेंस्ट लेके जा सके। यह बात सत्य है कि इसने मराठा की प्रेस्टीज को एक ब्लो दिया, लेकिन मराठा पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। मराठास पूरा एम्पायर खत्म नहीं हुआ था। अब जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ अब्दाली, जो पानीपत का जो युद्ध हुआ, उसमें अब्दाली फेल्ड टू कंक्लूड पीस विद द पेशवास एंड सुजामन एंड आल्सो फेल्ड टू क्रश। तो अब्दाली का फेल्योर रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, पानीपत के युद्ध के बाद रिवाइवल ऑफ मराठा हुआ होता है इन द नॉर्थ अंडर द पेशवा माधवराव फर्स्ट। मराठा रिस्टोर करते हैं और जो एग्जाइल्ड मोगल एम्परर था शाह आलम सेकंड, उसको कैपिटल में लाते हैं 1772 में, और महादजी जी सिंधिया ऑक्युपाई करते हैं दिल्ली इन 1788। और इट वाज फ्रॉम हिज सक्सेसर दौलत राव सिंधिया द इंग्लिश रेसिडेंशियल एम्पायर टू एडरी 1803। 3 सवाल हम गए कि मुगल को दिल्ली कौन लेके आया? महादजी सिंधिया लेके आए। 1803 में जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उन्होंने किससे कब्जा किया? दौलत राव से किया। सवाल ऐसे बनते हैं ना, इफ यू सी केयरफुली द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। इफ यू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर, इसी तरह से बनते हैं। हम लोग उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, बनते ऐसा ही है। तो 1803 में अंग्रेजों का दिल्ली पे कब्जा हुआ, वो दौलत राव से लिया। महादजी सिंधिया ने दिल्ली ऑक्युपाई किया 78 में, और यह लेकर आया शाह आलम सेकंड को कैपिटल सिटी दिल्ली में, जो उस समय निर्वासित घूम रहा था। अब जो मराठा पावर थी, अगर साउथ इंडिया देखें, मराठा ने विक्ट्री सिक्योर की अगेंस्ट हैदर अली एंड निजाम, लेकिन जो डिजास्टर ऑफ पानीपत था वह बहुत ग्रेटेस्ट लॉस था मराठा की प्रेस्टीज को, मैन पावर को। अब एक सवाल फिर बनाइए, जो 1761 का जो डिजास्टर था उसमें क्या क्या लॉस हुआ? एक लॉस हुआ प्रेस्टीज का, दूसरा मैन पावर का। सारे मराठा लीडर जो बड़े थे उनकी हत्या हो चुकी थी। जो मराठा मैन पावर की जो टॉप लेयर थी, जो क्रीम लेयर थी, खत्म हो गई थी, और हर घर से किसी किसी की मौत हुई थी। तो एक इतना बड़ा लॉस ऑफ मैन पावर, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर। और जो मराठास की प्रेस्टीज बनी थी, वो जहां जाते थे जीते। जो शिवाजी के समय से मराठास इनविंसिबल हो गए थे, वह मराठास का जो एक इनविंसिबिलिटी थी वह भी स्टेक पे आ चुकी थी। और जो महाराष्ट्र का जो सक्सेसर थे, जो मराठा का ड्रीम था कि ग्रेट मुगल का सक्सेसर बनने का, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और पानीपत ने एक ऐसा रास्ता दिया जिसने ब्रिटिश पावर को एक बड़ी पावर के रूप में सामने लाए, और वह 18वीं शताब्दी में वह एक बड़ी पावर हो गया। अब आते हैं ये 4 पॉइंट। आउटकम ऑफ पानीपत। सारा नोट्स दे दूंगा आपको, डोंट वरी, सारा नोट्स में कंपाइल कर दूंगा।
आउटकम ऑफ पानीपत। क्लियर? एनीवन हैज कंफ्यूजन? पूरा मैथ्स की तरह है, साइंस तरह का, आप धीरे धीरे समझ में आता है। अब पानीपत के युद्ध के बाद, जब पानीपत का युद्ध हो गया, तो 1770 में मराठा 71 में मराठा ब्रैकबर्ट एम्परर शाह आलम टू दिल्ली, वह नाउ बिकम, उनका पेंशनर हो गया। जो मराठा एसेंडेंसी थी, अब पानीपत के बाद 17 साल का जो माधवराव था पेशवा बना। उसने निजाम को उसने डिफीट किया। उसने हैदर अली को कंपेल किया टू पे ट्रिब्यूट एंड रीअसर्टेड कंट्रोल नॉर्दर्न इंडिया। 17 साल करना था, बहुत बात था, लेकिन इसकी भी असमय मृत्यु हो गई। मराठा एजेंडेंसी जो थी नॉर्थ इंडिया में, उसने रिकवर की। अब माधवराव के डेथ के बाद पूना में पावर स्ट्रगल हुआ। अब अगर माधवराव की डेथ न हुई होती, ये लड़का बहुत बहादुर था, 17 साल का जो था, ये लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि एक संघर्ष शुरू हो गया सक्सेसर के लिए, और उसमें सवाई माधवराव और रघुनाथ राव। अब रघुनाथ राव फ्रस्ट्रेशन में चले गए अंग्रेजों के पास, और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो गया। अब सवाल क्या आ गया, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का रीजन क्या था? आंसर क्या होगा? इंटरनल स्ट्रगल। अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का रीजन क्या है? रीजन क्या है? इंटरनल स्ट्रगल। तो जो फर्स्ट मराठा वॉर था, उसमें एक स्ट्रगल चल रहा था, जिसमें दो लोगों के सपोर्टर थे, सवाई माधवराव और रघुनाथ राव। उसी समय मराठा सरदारों ने अपनी टेरिटरी गार्ड, तो मैंने अभी पहले बात किया था, सेम चीज कि यह 5 मराठा कॉन्फिगरेशन बन गए: गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर, होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर। अब ये मराठा सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट सामने आ रहा। अब उन्होंने स्टैब्लिश किया रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द पैटर्न ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब मराठा फेल क्यों हुए? मराठा के फेल्योर का रीजन क्या था? व्हाट वाज द रीजन ऑफ द फेल्योर ऑफ द मराठास? मराठा जो एम्पायर था, वह उसी सोशल ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा था जो मुगल किया करते थे। वह सेम प्रॉब्लम से, सेम वीकनेस से था जो वीकनेस मुगल के पास था। मराठा चीफ उसी तरह से थे जैसे लेटर मुगल्स हुआ करते थे। जो मराठाओं की जो सरंजामाई सिस्टम था, वो वैसे ही था जो मुगलों का जागीर सिस्टम हुआ करता था। जब तक एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी रही और आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन की आवश्यकता थी अगेंस्ट ए कॉमन एनिमी, जैसा मुगल, कौन सी थी मुगल, वह रिमेन्ड यूनाइटेड रहे। लेकिन जैसे ही उनको एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दिखी अपने को अपने एसर्ट करने की अथॉरिटी, उन्होंने तोड़ दिया। तो जब तक एक कॉमन एनिमी मुगल था, ये आपस में यूनाइटेड थे। जैसे कॉमन एनिमी हटा, ये आपस में संघर्ष में आ गए। यह मुगल नोबल्स की तुलना में कम डिसिप्लिन थे, डिसिप्लिन का अभाव था। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कोई नई इकोनॉमी डेवलप किया जाए। दे नेवर ट्राई टू डेवलप अ न्यू इकोनॉमी। ये साइंस और टेक्नोलॉजी को इनकरेज करने में पूरी तरह से फेल रहे। ये किसी भी तरह से ट्रेड इंडस्ट्री के विकास में रुचि रखते ही नहीं थे। जो रेवेन्यू सिस्टम वही था जो मुगल्स का था, तो जो सिस्टम थे, जो रेवेन्यू थे, सब वैसे ही था। मुगलों की तरह ये ज्यादातर इंटरेस्ट के थे रेवेन्यू थे। जो हेल्पलेस प्रेजेंटरीज थे, उनको हैरेस करके रेवेन्यू प्राप्त करना मुगल का लक्ष्य था, इनका भी लक्ष्य था। साउंड एडमिनिस्ट्रेशन आउटसाइड महाराष्ट्र बिल्कुल नहीं दे पाए। यह लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाए with any high degree of loyalty, then the Mughal had succeeded in doing this. जो मुगल ने एक हायर डिग्री की लॉयल्टी इंस्पायर कर दी थी, वह ये करने में पूरी तरह से फेल रहे। जो इनका डोमिनियन था, वह डिपेंड द फोर्स पर था, वो लॉयल्टी सिर्फ फोर्स था। और मराठा
किसी भी तरह से ब्रिटिश पावर के सामने तभी खड़े हो सकते थे जब वे मॉडर्न स्टेट बनाने की कोशिश करते, लेकिन मॉडर्न स्टेट बनाने में वो पूरी तरह से फेल हो गए। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। Now, next our class, I will take the 18th century social and economic order.